चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2022 का ये प्रश्न पत्र है, हिंदी साहित्य, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। इसका एग्ज़ाम हुआ था 5 मार्च 2023 को और ये शिफ्ट 2 का पेपर है। देखिए, इसमें क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक मैं डिस्कस करूँगा। इस दौरान जितने भी PYQ रिपीट हुए हैं इस क्वेश्चन पेपर में उसे डिस्कस करूँगा, प्लस कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं साथ में डिस्कस करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि उसे कैसे करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका आप बिना आंसर जाने, बिना आपको प्रीवियस नॉलेज के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैं भी साथ में बताता चलूँगा। और एक लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप इस पेपर के किसी क्वेश्चन पर जंप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। देखो, इसका सीधा का सही आंसर तो यह है, पहले ब्राह्मणी लिपि आती है, फिर गुप्त लिपि आती है, कुटिल लिपि आती है, फिर देवनागरी, सबसे लास्ट में देवनागरी लिपि। वैसे इन्होंने चारों के ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ये रहा डिटेल्ड आंसर सबके बारे में, सारी लिपियों के बारे में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल PYQ में आता है, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड, अनुनासिक व्यंजन या फिर व्यंजन स्वर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो सही उत्तर है C, यानी 5 होते हैं। और इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है, पिछले साल शिफ्ट 1 में भी इन्होंने पूछा था। सॉरी, ये नहीं, 1951, 1955, 1953 या फिर 1957। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता वाला जो समिति बनी थी वो 1957 में बनी थी। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी हैं? बुक्सा, संडीली, बगराही, कठेरिया, डांगी, माथुरी, या फिर भदौरी, बनाफरी, खटोला, या फिर लरिया, खलौटी, खलटाही। तो इसका सही आंसर है C, भदौरी, बनाफरी, खटोला। और इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूरोप में बिहारी सतसही के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है? तो इस बारे में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह कमेंट किया था। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। किसका कथन यह है? मतलब ये बात किसने बोली थी? रामचंद्र शुक्ल जी ने बोली थी, परशुराम चतुर्वेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी ने? तो ये द्विवेदी जी की बातचीत है, इन्होंने ही बोला था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? नामवर सिंह जी हैं, राजेंद्र यादव हैं, देवी शंकर अवस्थी हैं, या भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं? तो इसका सही आंसर है देवी शंकर अवस्थी जी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक? शक विजय, पहला राजा, कोणार्क, अंधा युग। अगर आपको बेसिक आपने प्रिपरेशन करी होगी तो आपको पता होगा कि अंधा युग। और अगर नहीं भी करी है तो भी आप एक नाम से अगर जाना चाहें
तो आप सोच सकते हैं कि महाभारत में इससे रिलेशन हो सकता है। खैर ये बहुत डीप में आपको रिलेट करने के लिए सोचना पड़ेगा, बट जनरली आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें गांधारी और दुर्योधन वगैरह का कैरेक्टर आता है। चलो ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रिपीटेड टॉपिक, रिपीटेड पुस्तक, मल्टीपल टाइम PYQ में पूछा गया परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 9, यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित ना हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के से वंचित रखा गया। उक्त किस उपन्यास के संबंध में है? वामा शिक्षक, भाग्यवती, अमृत चरित्र या निस्सहाय हिंदू? तो इसका आंसर है निस्सहाय हिंदू। निस्सहाय हिंदू को 1990 में श्री राधा कृष्ण दास जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्षणा मूल, क्वेश्चन नंबर 10, लक्षणा मूला ध्वनि का भेद है? असंलक्ष्य क्रम ध्वनि, संलक्ष्य क्रम ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, शब्द शक्युक्त भाव वाच्य शब्द ध्वनि? तो इसका सही आंसर है सी, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। देखिए ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, हो सकता है किसी के लिए आसान भी हो, ज़रूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता हों। 100 क्वेश्चन है, 100 में से डेफिनेटली 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत इजी हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, 10-12 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे किसी को नहीं आते होंगे। अगर आप ये वाले में नहीं कर पा रहे हो तो कोई गलती नहीं, लेकिन जो इजी वाले हैं अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं तो आप मेजॉरिटी से पीछे रह जाएंगे। तो इसमें स्ट्रगल करने नो इश्यूज़, इजी वाले क्वेश्चन में आपको स्ट्रगल नहीं करना, वहाँ सही आंसर्स देने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि कंपटीशन है, वरना कोई और ये सीट ले जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रहा, भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? उपमा, रूपक, वक्रोक्ति, यमक? तो इसका सही आंसर है सी, वक्रोक्ति। उन्होंने भामह ने वक्रोक्ति का सिद्धांत दिया है ना। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1885 में मोहतरमा आई, या 1889 में, 1879 में, या 1893 में, या फिर 1882 में? तो ये मोहतरमा 1893 में आई, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, BHU की स्थापना भी करवाई इन्होंने बाद में, मतलब पहले तो इसका नाम कुछ और था, बाद में से BHU नाम रख दिया गया। इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया है? राजा राम मोहन राय, या फिर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन? तो इन तीनों में से हैं सी। इनका तो इसी चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है कि बाल विवाह का विरोध कर रहे थे और अपनी ही बेटी का बाल विवाह कर दिया था। खैर बड़े लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, प्रेमचंद का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर श्याम सुंदर दास जी का? तो इसका सही आंसर है बी, प्रेमचंद्र जी ने ये बात कही थी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। हिंदी का पहला, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार, समाचार सुधा वर्षण, अवध अखबार, जग हितकारक? तो इसका सही आंसर है बी, सुधा वर्षण या समाचार सुधा वर्षण। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, असाध्य वीणा कविता में प्रियवंत ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया? धर्म कीर्ति को, वज्र कीर्ति को, कीर्ति प्रभु को, या फिर आम्भीक को? तो उसने वज्र कीर्ति को याद किया था, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है? कृष्ण की ओर, नंद की ओर, उद्धव की ओर, अक्रूर जी की ओर। जग जाहिर है ये अक्रूर को बोलते हैं, सॉरी उद्धव जी को बोलते हैं, क्योंकि पूरा प्रसंग जो है इधर का एक पूरे प्रसंग में ये आता है जहाँ उद्धव जी जाते हैं ज्ञान की गंगा बहाने के लिए और उल्टे ही बेचारे प्यार की गंगा में बह के चले आते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शासन की बंदूक कविता किस छंद में लिखी गई है? ये रचना बाबा नागार्जुन की है, बहुत ही प्यारी रचना है, बहुत छोटी सी है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, कभी पढ़िएगा। बरेवा, सोरठा, दोहा या फिर उल्लाला? तो ये दोहा में लिखी गई है, शासन की बंदूक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 सुनी है कै नाही यह प्रकट कहावत जू काहू कल पाए है सुख कै कल पाए है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है, यमक अलंकार है, भ्रांतिमान है या श्लेष है? तो इसमें यमक अलंकार है और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। आगे का थोड़ा सा हिस्सा ये रहा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सभी संथालों को दामुल हौज या हो गया मैला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का अर्थ है दस्त, हैजा, उन्माद, ईश्वरीय प्रकोप, आजीवन कारावास। तो इसका है दामुल हौज का मतलब आजीवन कारावास और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? महाभोज, काशी आखिरी कलाम, राग दरबारी। तो ये जो बात है ये राग दरबारी में लिखी गई थी उसकी पुनर्प्रकाशन की भूमिका में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और पहले डिटेल आंसर देख लीजिए। इसका जो बचा हुआ हिस्सा पूरा देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वतन की फिक्र कर ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? झूठा सच, तमस, जिंदगी नामा या फिर राग दरबारी? देखो मैंने PYQ के लिए बताया था बार बार, ये जो 4 पुस्तकों के नाम इसमें दिए हैं ना, ये चारों पुस्तकें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तमस बहुत ज़्यादा, राग दरबारी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये 3 जिंदगी नामा पर तो एक बार के लिए कम कर लूँ मैं, बट ये तीनों तो 100% रिपीटेड, किसी साल ये क्वेश्चन बन के आ जाएंगे डायरेक्टली, किसी साल ये ऑप्शन बन के आते हैं। साल नहीं, सॉरी, एक ही साल में 2-2 क्वेश्चन आते हैं, शिफ्ट बोल सकता हूँ मैं। तो इसलिए इन 3 के बारे में तो डिटेल में अपने नोट्स बना के रखो, PYQ एनालिसिस करो, देखो क्या क्या पूछते हैं इससे रिलेटेड और ये लिख के रखो। जैसे झूठा सच, तमस और इन पे किरदार पूछते हैं, प्रकाशन वर्ष भी पूछ लेते हैं, और साथ ही जैसे इसमें एक स्टेटमेंट दे के पूछा है तो ऐसे ही स्टेटमेंट भी दे के पूछते हैं। जैसे ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तमस उपन्यास का है, तो सॉरी यह छंद किस उपन्यास में है, छंद पूछा इन्होंने ना। ये छंद तभी आपको पता होगा जब आपने इसे पढ़ा होगा, या फिर आपने कोई ट्रिक लगा के या कहीं से भी इसको नोट्स बना लिया हो और आपको पता हो कि ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। देखो पढ़ने के लिए नेट में बहुत कुछ है, पढ़ोगे तो पूरा 1 साल कम पड़ जाएगा। जो निकालने वाले लोग हैं इसको, जो पास करते हैं, वो नो डाउट एक बार तो पढ़ते हैं पूरा, लेकिन सिर्फ उसको पढ़ लेने से आप परीक्षा नहीं पास करने वाले, क्योंकि क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम किया जाता है, ऐसे सेट किया जाता है कि आप गच्चा खा जाओ, सॉरी फॉर द वर्ड, बट आप गलतियां करो, इस तरीके से इन्हें सेट किया जाता है। तो इसलिए PYQ इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप PYQ लगाते हैं तो इससे पता चलता है कहाँ पे ट्रैप है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सपोज ये क्वेश्चन, यही वाला उठा लेते हैं क्वेश्चन। अब ये है झूठा सच, तमस, राग दरबारी। आपने राग तमस उपन्यास पढ़ लिया हो, ठीक। इस उपन्यास को पढ़ने के दौरान ये जो छंद है ये आया होगा, ठीक है। 100% चांसेस हैं कि आपने इसे एक बार पढ़ा होगा और ये आपके दिमाग में रटी नहीं होगी।
क्योंकि इतना जिक्र ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लगेगा कि दिमाग में से इस कविता को रटा जाए, बट अगर पता है कि PYQ में पूछा जाएगा तो आप इसे लिखोगे और इसे रटोगे भी। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लोगे कि हाँ ये इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी गई है, तो इससे आसानी हो जाती है। PYQ जब आप देखते हो तो पता होता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस किस चीज़ से बनेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ज्ञान बहुत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बंध। यह कथन किस चरित्र का है? बाणभट्ट का है, लोरिक देव का है, अघोर भैरव का है, या महामाया भैरवी का है? तो ये स्टेटमेंट महामाया भैरवी का है। इन तीनों के नाम सुनोगे तो महिला वाला फील नहीं आएगा, लेकिन महामाया भैरवी का नाम सुनते ऐसा लगेगा किसी स्त्री का नाम है, तो ये उसी का है, उसने बोला था ये कहा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धत है? अपना अपना भाग्य, गैंग्रीन, पिता, और या फिर राजा निर्बंसिया। तो इसका सही आंसर है पिता। राजा निर्बंसिया से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देखो ये अभी ऑप्शन में आया है, लेकिन अगला हो सकता है इसी पेपर में एक क्वेश्चन बन के आया हो, अभी मुझे नहीं पता आगे कहाँ है, हो सकता पूछा हो। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? कसीदाकारी, चिकनकारी, जरदोजी, या फिर फुलकारी? तो वो जो बूढ़ी दादी थी उन्होंने फुलकारी करी हुई थी, जो चीफ जी को पसंद आ गई थी। दावत करने गए थे जनाब, इतने हृदय से कमज़ोर बदतमीज़ लोग कि बूढ़ी दादी को, जिसको दिखाई भी नहीं देता है, उससे कह रहे तुम फुलकारी बना के दो। खैर क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? देखो यही बात अभी मैं बोल रहा था कि PYQ तीसरी कसम इतनी प्यारी कहानी है ना, अगर नहीं पढ़े अभी तक तो पढ़ लेना। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, बहुत प्यारी कहानी है, हार्डली 30-40 पेज की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी शायद। आपने इसे पढ़ी होगी, जिन्होंने पढ़ी होगी उनके लिए बोल रहा हूँ, बट आपको ये नहीं पता होगा कौन सी लाइन आई है कौन सी नहीं, और इन्होंने उसको और टफ बनाने के लिए पूछा कौन सी नहीं आई है, जिसका मतलब है कि 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही है, एक है जो गलत है, और वही जो गलत वाला है वो पूछ रहे हैं। तो जिसका मतलब है कि आपको ये चारों पता होना चाहिए, चारों स्टेटमेंट, तब आप बता पाओगे कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक, इसलिए इसकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं, नान्ही नान्ही दतवा पातर ठोरवा छटकई जैसन बिजलिया। इसका आंसर यही है, यही स्टेटमेंट नहीं है उससे रिलेटेड, बाकी सारे उसी के हैं, तीसरी कसम के। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सिद्धों तथा नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो इसका आंसर है शुक्ल जी। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ना आए किसी प्रश्न पत्र में, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा से विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया था? पर्णदत्त द्वारा, बंधु वर्मा द्वारा, देवसेना द्वारा, मातृगुप्त के द्वारा ये सेंटेंस कहा गया था। देखो महानता की बातचीत होती है तो यूजुअली देवसेना बोलती है, बट ये वाली लाइन, क्योंकि एक ही अकेले ज्ञानी पुरुष नहीं है स्कंदगुप्त में, पर्णदत्त भी हैं, ये भी ज्ञान की बातें करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर पर्णदत्त है, और ये रहा इसका डिटेल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक में से संबंधित नहीं है? ठीक है, जिसका मतलब 3 सही 1 स्ट्रॉन्ग, और यही वाला ढूंढना है हमें। चलो, एलिस, लीला, जयमाला, नीला। तो इसका सही आंसर है जयमाला। जयमाला चंद्रगुप्त का नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में बता चुका हूँ, जयशंकर प्रसाद की
जितनी भी रचनाएं हैं उन रचनाओं को आप एक जगह लिखो, एक प्रॉपर पेज बनाओ, उन पे सारी रचनाओं को लिखो, उनके ईयर वाइज लिख लो। जैसे नाटक कैटेगरी बना लो नाटक। अब नाटक से जितने इनके रचनाएं हैं उनको लिख लो, उनके एक एक दो दो पॉइंट लिख लो, एक एक दो दो पॉइंट, एक एक दो दो पॉइंट। और सबके भी नहीं, सारे नाटक भी नहीं, जैसे चंद्रगुप्त हो गया इनका, स्कंद, हाँ, जो भी मतलब इनके नाटक हैं उन सारे नाटकों के बारे में छोटे छोटे जो बहुत पूछे पीवाईक्यू में, ये याद कर लो। हर साल जयशंकर प्रसाद पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये अगेन मैंने रिपीट किया, पिछले वाली वीडियो में भी रिपीट किया था, उसके पिछले वाले में भी रिपीट किया था, आगे भी रिपीट करूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपर्युक्त कथन किसका है? सुधा शिवपुरी का है, बा कारांत का है, इब्राहिम अलकाजी का है या ओम शिवपुरी का है? तो इसका सही आंसर है ओम शिवपुरी जी ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की ही तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजो दीदी नाटक में यह संवाद किसने कहा था, किससे कहा था? अंजलि द्वारा मुन्नी को कहा गया था, या अनीमा द्वारा अंजलि को कहा गया था, या फिर अंजलि द्वारा अनीमा को कहा गया था, या अंजलि द्वारा नीरजा को कहा गया था? देखो, कभी कभी क्वेश्चंस ना बिना नॉलेज के भी सॉल्व किए जा सकते हैं, बट थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते। देखो आप ये नोटिस करो, इसमें आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो? अनीमा ने अंजलि को कहा, अंजलि ने अनीमा को कहा, तो इसका मतलब है कि इन्हीं दो में से कोई एक आंसर होने वाला है। अगर आपने ये पढ़ी होगी तो आप ये बता पाओगे नाटक से कि किसने ये बात कही थी। तो इसका सही आंसर है अंजलि द्वारा अनीमा। देखो ये यहाँ जो मैंने बताया ना बी और सी में से है, ये इसलिए अगर यहाँ ढूंढ पा रहे हो क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम प्रेशर में आपको ये याद कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सा करेक्टर है कौन सा नहीं। तो जब ये बात अगर याद आ गई ना कि इन दोनों में से ही कोई एक है, तुक्का भी मारोगे तो 50% चांस है कि सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर मिल गया। 32 देखते हैं। 32 का, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपर्युक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? मघा नक्षत्र से, फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से, स्वाति नक्षत्र से, या फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से? तो इसका सही आंसर है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से ये बात उनको जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने ज़माने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। उस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस निबंध में उद्धत है? कविता क्या है? मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर, संस्कृति और सौंदर्य? तो इसका सही आंसर है मजदूरी और प्रेम। ये वहाँ से ली गई है, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वहाँ से ली गई है, एग्जामिनर ने उठाया वहाँ से। एग्जामिनर, खैर एग्जामिनर का माइंडसेट अगर आपने पकड़ लिया कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी पढ़ने में। वरना किताबों की पोथी है, आपने देखी होगी वो मोटी वाली किताब, किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग की है, 1200-1300 पेज की शायद, और उससे ज़्यादा का होगा। निम्नलिखित में से कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? फिर बैतलवा डाल पर, गवई गंध गुलाब, उठ जाग मुसाफिर, हर बारिश में? तो इसका सही आंसर है हर बारिश में, हर बारिश में। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर, ये बाकी का हिस्सा। देखो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। संस्कृति और सौंदर्य निम्नलिखित में से संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? अशोक के फूल, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, विचार और वितर्क, शिरीष के फूल? तो इन चारों में से सही आंसर है शिरीष के फूल।
और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? लेख, गद्य प्रबंध, ललित गद्य, निबंध। तो जनाब जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के मंडल के बारे में ललित गद्य के ऊपर कमेंट नहीं करते हैं। और इसका डिटेल आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इसको हटा दूं, लाल वाला हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच तथा तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? मेरी तिब्बत यात्रा, संस्कृति के 4 अध्याय, क्या भूलूं क्या याद करूं, आवारा मसीहा। चारों की चारों इंपॉर्टेंट बुक है। ये वाली हटा दो अगर 3, तो बाकी की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल PYQ में आई हैं, पूछी गई हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। आप कमेंट करके बताओगे आवारा मसीहा किसकी है? तो इसका आंसर है साहित्य के 4 अध्याय। खैर कमेंट क्या करोगे ये हमने आंसर में खुद ही दे रखा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है और मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है, जो कि आजमगढ़ से थे, बढ़िया आदमी थे। क्वेश्चन नंबर 38। ठकुरी बाबा लिखित में से किस उपन्यास संग्रह से संकलित है? मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। तो इसका सही आंसर है स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा, और ये इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 39। शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया? व्यास, कालिदास, कबीरदास और भवभूति। इन चारों में से किसके? तो उन्होंने व्यास के बाद शरद चंद्र जी ने रविंद्रनाथ को माना कि ये बहुत बढ़िया कवि हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। महानता के लोग, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटिनिया। यह कथन किसका है? शरद चंद्र का है, तुलसीराम का है, हरिवंश राय बच्चन जी का है, या फिर राहुल सांकृत्यायन जी का है? तो ये तुलसीराम जी ने कहा था। देखो ये बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, ऐसी बात तो नहीं बोलेंगे, उनकी महानता पे आँच आ जाएगी अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो। महान आदमी, बड़ा आदमी बोलते वक्त बहुत सोच समझ के बोलता है, नाप तोल के बोलता है। क्वेश्चन नंबर 41। देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। देवनागरी लिपि से नागरी लिपि नामकरण नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, बिल्कुल 110% सही है। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा, एकदम सही है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा, ये भी एक मान्यता है। तो ये तीनों ही सही है, BCD इसका आंसर है। देवनागरी लिपि अध्याय अक्षरिक नहीं है, अक्षरिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका हो गया C आंसर। लो डिटेल आंसर दे दिया ना। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अवधी और ब्रज में निम्नलिखित वैषम्य मिलता है। अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है, ठीक है, जबकि ब्रज का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। बिल्कुल सही बात है। अवधी जो है अयोध्या के आसपास बोली जाती है, ठीक है। दूसरा, अवधी में ए ओ स्वर का उच्चारण आई उई औ के रूप में होता है, किंतु ब्रज में ये स्वर ए औ के रूप में उच्चरित होते हैं। एकदम सही, 100%। ध्वनि के स्तर पर अवधी आकारांत है, जबकि ब्रज उकारांत है। ना बच्चा, उल्टा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अवधि में क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति अधिक है, ब्रज में कम है, नहीं। और लास्ट वाला क्या? अवधि में पुल्लिंग संज्ञा पदों में वा परसक जुड़ने की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि ब्रज भाषा में प्रायः ऐसा नहीं होता है। फुलवा, सूरजवा, फलवा, वा जोड़ के उसको मेल बना देते हैं, ठीक है। तो ये है, इसका आंसर D है, ई सही है मतलब। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उपर्युक्त विकल्प चुनिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की रचना रैदास द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही बात है। कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवनी से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया, सही बात है।
जम्भनाथ का जन्म तालवा बीकानेर में हुआ था, नहीं, गलत बात है। अलकदरीबा का संबंध निरंजनी संप्रदाय से, ये भी गलत है। दादू की समग्र रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया था, एकदम सही बात है, और इसका आंसर डी है। ये रहा डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, सॉरी 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है, सही बात है। रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण है, सही बात है। और गगन गिलकृत आवाक में पश्चिमी घाट की प्रकृति सूक्ष्मा का वर्णन मिलता है, नहीं। यात्री के उपनाम से मशहूर नागार्जुन ने घुमक्कड़ शास्त्र नामक शास्त्र की पुस्तक की रचना की, बिल्कुल नहीं। निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है, सही बात है, ई है। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अश्क और नाटक कैद माफी मंचित थे और मंचित हुआ, जिसके परिवर्धित नवीन रूप को बाद में लौटा हुआ दिन नाम से प्रस्तुत किया गया, सही बात है। पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर के पहला राजा में अत्यंत सर्वजनात्मक रूप में हुआ, सही बात है। प्रसाद का अंतिम नाटक स्कंदगुप्त, बिल्कुल नहीं है। प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी और भुवनेश्वर का नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुआ था, सही बात है। भुवनेश्वर का ये गलत है, जब 3 सही है 3 ही ऑप्शन में दिया गया है, और ये है ऑप्शन बी, और इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। रिपोर्टाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट समानार्थी शब्द रिपोर्टाज से है, एकदम सही बात है। और इस रचना विधा का प्रादुर्भाव प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, नहीं। इलिया एहरनबुर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की, सही बात है। और हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपा दिसंबर 1938 में आरंभ हुई, एकदम सही बात है। जब ये 3 सही है तो ये तो गलत ही होना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी बचता है। देखो, अगर 3 स्टेटमेंट मिल गए सही तो चौथे फालतू पढ़ के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाओ एग्जाम में, यहाँ नहीं, यहाँ तो पढ़ भी सकते हो, एग्जाम में प्रेशर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए। नई समीक्षा काव्य में निरपेक्ष अस्तित्व को स्वीकार करती है, सही बात है। नई समीक्षा का आरंभ 19वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में हुआ था। इसका नाम सर्वप्रथम प्रयोग एलन टेट ने किया था, गलत। इलियट का मत है कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप में मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को मर्यादित करता है, अतीत को प्रभावित करता, सही है। इलियट के अनुसार कवि का मन असंख्य भावनाओं, पदावलियों, बिंबियों के ग्रहण एवं संचयन से निमित्त एक आधान पात्र की भांति होता है, डी, ये भी सही है। फिर खत्म है, 3 ही ऑप्शन का 3 का चुनाव करना थी, सही है तो सही, गलत है वो, सॉरी, ए सी डी है ना, तो फिर ए हो जाएगा। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। बिंब और प्रतीक पर आधारित इन कथनों को विचार कीजिए। बिंब केवल संकेत करता है, जबकि प्रतीक इसे प्रत्यक्ष या संवेद्य और ग्राह्य बना देता है, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। बिंब किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक रूप होता है, सही बात है। और अर्थ की स्पष्टता के समान ही भाव की संप्रेषण एवं उत्तेजना में बिंब विधान का मुख्य हाथ रहता है, सही बात है। विभिन्न संवेदनाओं के बीच चुनाव करने की प्रक्रिया का ज्ञान प्रतीक विधान में संभव नहीं है, गलत बात है। और प्रतीक द्वारा प्रायः सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों का सहज ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है, सही बात है। इस हिसाब से BCE इसका आंसर है।
और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, बात सही है। और इंग्लैंड के एक इतिहास का और मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार नाम से प्रकाशित हुआ, गलत बात है। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे, सही बात है। विलियम केरी और अन्य पादरियों के उद्योग से अनुवाद हुआ, इंजील का नहीं। सदल मिश्र ने कॉलेज से जुड़कर खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया, बिल्कुल सही बात है। जनरल स्टेटमेंट है, ये सही भी है, ऑप्शन सी है। और ये इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से उपर्युक्त कथन कौन सा सत्य है? वे बहुदेववादी कर्मकांडों के समर्थक थे, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं, इसी के तो वो विरोधी थे, इसीलिए तो उन्होंने सती प्रथा बैन करने की बात करी थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वे भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता के संपादक थे, बिल्कुल थे, पढ़े लिखे लोग, पैसा वाले लोग थे। वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे, वे ईसाई धर्म की नैतिक प्रणाली से प्रभावित थे, अरे बिल्कुल थे जनाब, पढ़ा लिखा आदमी सब चीज़ से प्रभावित होता है। खैर, वे स्वयं को वेदांती मानते थे, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं मानते थे। उनकी भाभी जी को जला दिया गया सती प्रथा के लिए, तो तुम्हें लगता है कि कोई आदमी ऐसे मानेगा? नहीं मानेगा। नेक्स्ट, वे मूलतः युक्तिवादी और नैतिकतावादी धर्मानुयायी बने रहे, सही बात है। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। क्वेश्चन नंबर 56 के साथ समाप्त हो जाता है, इसका ऑप्शन डी है आंसर। 51 देखते हैं। सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? सरोज इनकी बिटिया का नाम था, बेचारे बहुत त्रासदी वाला। अगर कभी आप इलाहाबाद गए होंगे तो इन्हीं के नाम पे एक गली है दारागंज में, जिसका नाम है निराला गली, जहाँ ये रहा करते थे जनाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सरोज स्मृति कविता में कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त? धन्य, सुचिते, गीते, शुभ्रे, मुक्ते। इन्होंने अपनी बिटिया को कई सारे नामों से पुकारा था, इस वाले इन तीनों नामों से पुकारा था, संबोधन किया था। और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 52। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? अंग्रेजों का राज, कृषि और कृषक, शिक्षा की अव्यवस्था, स्वतंत्रता की कामना, दुर्भिक्ष। तो इसका सही आंसर है कृषि और कृषक, शिक्षा की अव्यवस्था और दुर्भिक्ष, यानी सी इसका आंसर है। और ये रहा डिटेल्ड आंसर। अरे जी कितना बड़ा है, ये है इतना बड़ा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? बदायूनी, अलगजाली, अलबरूनी और इब्न बतूता। वैसे इब्न बतूता है, इब्र नहीं, ये गलत मिस्टेक है ये। और नेक्स्ट है इब्रे सीना, तो इसका सही आंसर है अलबरूनी, इब्रे सीना और अलगजाली, इनका सबका जिक्र मिलता है। मानस का हंस, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड है। उपन्यास का पात्र है, देखो मैंने बोला ना, उपन्यासों या नाटकों के पात्रों के बारे में ये पूछते हैं। चलो पढ़ते हैं। सुमृत दास, मोहिनी बाई, इकबाल सिंह, अब्दुल्ला बेग या फिर मेघ भगत, ये इन पांचों में से कौन थे वहाँ पे? तो उसमें अब्दुल्ला बेग, मोहिनी और मेघ भगत, ये तीनों कैरेक्टर हैं। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। 55 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्राएं हैं। मोहिनी, यस मोहिनी है इसका हिस्सा, और सॉरी मोहिनी नहीं है इसका हिस्सा, मोहिनी नहीं, झूठा सच ना, मोहिनी इसका हिस्सा नहीं है। पूरन देवी जी हैं, लक्ष्मी नहीं है, और सीलो है, बनती है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं उजागर,
अमी, सुमेर, जोत, टीटू। तो इसका सही आंसर है जोत, अमी और टीटू। टीटू टी टू। क्वेश्चन नंबर 57, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। माता दीन चांद पर फरार अपराधियों को पकड़ने गए थे। बी, माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। ये बात सही है और ये वाला गलत है। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। अच्छा जी, सही बात है। चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। बिल्कुल गलत बात। नहीं सॉरी, चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ, यस ये भी सही है। माता दीन का चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी गई, गलत बात है। तो इस हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए और ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछुड़े हुए स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान की अभिव्यक्ति मिलती है, सही बात है। दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित, सही बात है। राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है, गलत बात है। कानों के कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है, सही बात है ये। तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए BCE, सी आंसर। और ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महंत जी गोवर्धन दास और नारायण दास के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैसे ये बात तो सही है। अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार, गलत। अंधेरी नगरी का प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी में है, सही बात है। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है, ये भी बात सही है। इसके 5वें अंक का स्थान शमशान है, नहीं ये बात गलत है। और इस हिसाब से इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारत दुर्दशा संबंध नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग सच्चित, यह पंक्ति नाटक के 5वें अंक की है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब तक देखते हैं। वैसे ही गलत है। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1880 में हुआ था, ये तो सही है। और इसके 5वें अंक का स्थान गंभीर वन, मध्य भाग नहीं है। जागो रे जागो रे भाई गीत का राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया जाता है, सही बात है। और भारत दुर्दशा नाटक को राजेंद्र हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है, ये भी बात सही है। तो इस हिसाब से BDE इसका आंसर है और डी है इसका आंसर। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, वैयक्तिकता एवं सामूहिक विघटन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसके तृतीय अंक का शीर्षक गांधारी का शाप में गांधारी कृष्ण को शाप देती हैं। और नेक्स्ट है इस नाटक में, वैसे पहला वाला सही है, इस नाटक में ये गलत है। और इस नाटक पर इलियट के वेस्टलैंड का प्रभाव माना जाता है, सही बात है। इसमें ऋषि व्यास अश्वत्थामा का अमरता का वरदान देते हैं, गलत। और ये सही है। यही 3 बचते हैं तो इस सीक्वेंस में ये रहा डिटेल आंसर और इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 62, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा उसे नाखून की ज़रूरत थी, सही बात है। मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, यह उसकी भयंकर पाशविक वृत्ति के जीवन प्रतीत हैं, सही बात है।
ये सही स्टेटमेंट है। वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों का जम के संवारता था। गलत बात है। समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वृत्तियों को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात चाहूँ भी तो नहीं बुला सकता। ये सही बात है। तो इस हिसाब से ए बी डी इसका आंसर है और ये है इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 मैंने इसी वीडियो में बोला था, क्या भूलूं क्या याद करूं। देखो आ गया ना, इम्पोर्टेंट बुक है हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था। ठीक है, ऐसा नहीं है, उनकी बहन का रानी नहीं था। ठीक, नेक्स्ट है ठाकुर यादवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम की प्रेरणा ली। सही बात है ये। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित राम नरेश त्रिपाठी को दुलारे दोहावली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये बात गलत है। बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रतिमास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। सही बात है। यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। सही बात है ये भी। इस हिसाब से इसका आंसर डी है, बी डी ई। स्मृति की रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 64 के संदर्भ में विचार कीजिए। इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी वर्मा जी के जीवन से संबंधित हैं। तो इसका बात है सत्य, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था, तभी तो उसका नाम रखा था स्मृति की रेखाएं। इस पुस्तक की शैली पात्रात्मक है। जी नहीं, इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्ण से संबंधित है। सही बात है। इसमें स्मृति नाम की स्त्री का चित्रण है जो चित्रकारी करती है। नहीं, इस पुस्तक में यथार्थ से ज़्यादा मानवीयता का बल दिया गया है। सही बात है, और इस हिसाब से इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, भूलाराम का जी और शंकर परसाई जी द्वारा लिखित के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। अरे सर, व्यंग की कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग करने की, सही बात है, व्यंग की निर्मित की गई है, व्यंग किया गया है। इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार की मार्मिक चित्रण है। सही बात है। इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रीय चेतना नहीं है इसमें। इसमें लिफाफे लाल फीता शाही अमानवीयता का चित्रण एकदम सही है। इसका आंसर है BCE। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखो, तालव्य किससे आता है? चा छा जा फैमिली। फिर आता है मूर्धन्य, ये टा ठा डा वाले से मूर्धन्य है। कंठ किससे है? का ख गा। और वर्तस्य है ला सा ना। तो ये रहा इसका डिटेल आंसर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, आलोचनात्मक निबंध और रचनाकार का नाम मिलाना है। मुसद्द और भारती की सांस्कृतिक भूमिका, ये शमशेर बहादुर जी की है। और नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। और भारतीय रंग दृष्टि की खोज, ये रचना है नेमी चंद्र की। और लास्ट वाला जो बचता है, कवि के बोल खरग हिरवानी, विजय देव नारायण साहनी की है, शाही बोलते हैं शॉर्ट में ने। ये डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 का मिलान करवाना है। I.A. रिचर्ड्स, इसका उनकी पुस्तक है बियॉन्ड। और T.S. इलियट की पुस्तक का नाम है द वेस्ट लैंड। एंड अरस्तु की पुस्तक का नाम है पेरीपोइतिकेस। कॉलरिज की पुस्तक का नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, 1 से 2 का मिलान करना है। भारत बंधु, ये अलीगढ़ प्रकाशन स्थल है, अलीगढ़ का प्रकाशन स्थल है। देश हितैषी, ये अजमेर से प्रकाशित होती थी। शुभ चिंतक, ये जबलपुर से प्रकाशित होती थी। और भारतेंदु, ये वृंदावन से। क्वेश्चन नंबर, ये रहा डिटेल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। भारतीय आंदोलन और सूरदास का काव्य, इसके रचयिता है मैनेजर पांडे। ये मैनेजर भी थे, पांडे जी भी थे, सॉरी बुरा ना मानिएगा। स्नेह को मार्ग, ये इमरे बंगजी का। और अकथ कहानी, प्रेम की कहानी नई कहानी, ये नामवर सिंह की रचना है। और कामायनी एक पुनर्विचार, बार बार पूछा गया पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार, ये रिपीटेड मुक्ति बोध की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। गोदान उपन्यास और वर्णित कथा स्थल। गोदान में कहा, देखो चारों के चारों पुस्तकों के नाम और ये चारों जगहों के नाम रिपीटेड है, बार बार रिपीटेड है। इसको अगर नहीं आप सही करके आए तो फिर आप समझ लेना प्रिपरेशन सही नहीं हो रही। गोदान बेलारी से है। और मैला आंचल मेरीगंज शुरू ही पहले पेज से ये होती है। फिर आता है मानस का राजहंस चित्रकूट, क्योंकि तुलसीदास जी के ऊपर लिखी गई है। और राग दरबारी में शिवपालगंज का जिक्र है, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पूर्वी क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान। अंजू दीदी कैरेक्टर के साथ करना है, कौन कौन सा कैरेक्टर कहाँ कहाँ से है। अंजू दीदी में ओमी का जिक्र है, चंद्रगुप्त में लीला का जिक्र है, और स्कंदगुप्त में जयमाला का जिक्र है। और नेक्स्ट है एक और द्रोणाचार्य में राजकुमार का जिक्र है। ये रहा इसका डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, मिलान है इसमें भी। इस क्वेश्चन में प्रताप नारायण मिश्र का जो निबंध है वो है मनोयोग, और द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, अरे कुटज, बहुत प्यारा है, लिटरली बता रहा हूँ। ये पढ़ लो, आई के 7 पेज का होगा, 6-7 पेज का, बहुत ज़्यादा ही बहुत खूबसूरत निबंध है। मतलब ज्ञानी आदमी का ज्ञान कैसे झड़ता है ना, वो देखना हो तो इसे पढ़ लो। सरदार पूर्ण सिंह सच्ची वीरता, तुम चंदन हो हम पानी, विद्यानिवास थी। ये नेक्स्ट सूची है 74 देखते हैं। अकाल में सारस केदार सिंह की रचना है ये। और वन पाखी सुनो नरेश मेहता जी की रचना है। ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती की रचना है। बची हुई पृथ्वी लीलाधर जी की रचना है। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। 75 नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी मिलान करना है। सरयू भैया गंगू भाई सहपात्र हैं, और मंगर जो है उसका सहपात्र है झकोलिया, ये रहा झकोलिया। रजिया का जो सहपात्र है वो है हसन, रजिया हसन, देव के कुनकुन, और ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये सारे कालक्रम के अनुसार वाले क्वेश्चंस हैं। चलो देखते हैं। भूले बिसरे गीत ये 1959 में प्रकाशित हुई थी। फिर आते हैं टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में प्रकाशित हुई थी। चित्रलेखा 1934 में प्रकाशित हुई थी। फिर सबहि नाचव राम गोसाई 1970 में प्रकाशित हुई थी। सामर्थ्य और सीमा 1962 में प्रकाशित हुई थी। इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनता है वो है BCAED, और इसका डिटेल्ड आंसर ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मेरी पत्नी और भेड़िया ये प्रकाशित हुई थी 2009 में। मुर्दहिया ये रिपीटेड है, आपको पता होना चाहिए, 2010 की रचना है। सिकंजे का दर्द ये 2011 की रचना है। और झोपड़ी में राजभवन 2002 का। और दोहरा अभिशाप ये 1999 की रचना है। तो इस हिसाब से जो सीक्वेंस बनता है वो है EDABC। ED कौन सा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला? नहीं 78 देखते हैं। बीन भी हूँ मैं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया, ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं, इन्हीं गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसका सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे पहले आता है तुम्हारी रागिनी, फिर आता है
कुलहीन प्रवाहिनी, फिर आता है अखंड सुहागिनी, फिर आता है सुनहली दामिनी, और लास्ट में आता है स्मित की चांदनी। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। इनका पहला उपन्यास कब, जैसे गोदान 1936, ये तो याद ही होनी चाहिए। तमस भी मैंने अभी इसी वीडियो में बोला था थोड़ी देर पहले कि ये 4 पुस्तकें हैं। एक और था झूठ सच, ये पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है। बाणभट्ट की कथा जैसे 1946 ये उपन्यास है। तमस जो है ये 1973 का है, बहुत खूबसूरत उपन्यास है ये भी। जिंदगी नामा 1979 की रचना है, और राग दरबारी जो है 1968 की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगे। फिर मैंने इसी वीडियो में बोला था कि चंद जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं उनसे रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स बना के रख लो, पूछे ही जाते हैं। देखो आगे ना क्वेश्चन, आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसके अनुसार सबसे पहले होता है ये वाली बात, बंदी द्वारा पोत से संबंधित रज्जू का काटना, फिर आता है ये, फिर आता है ये, फिर आता है ये, और लास्ट में दीप स्तंभ का महोत्सव। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों का पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है, तो इसका सही क्रम जो है उसे हमें लगाना है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट आता है वो है ए, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन। इसी से शुरू ही होती है पूरी कहानी, नाटक की शुरुआत इसी से है। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रहीन, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। फिर आता है ये, फिर आता है, और ये लास्ट में आता है पुरुष है कुतूहल, और प्रश्न है, और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। ये रहा इसका डिटेल्ड आंसर। निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षक को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। इसमें है, सबसे पहले आता है हल चलाने वाले जीवन, फिर आता है गठरिया का जीवन, फिर आता है मजदूरी, फिर आता है प्रेम मजदूरी, और लास्ट में आता है मजदूरी की कला। नेक्स्ट, अरे और याद रहेगा आगे द्वारा अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है आगे के। तो इसका आंसर है, सबसे पहले आता है किरणों की खोज, नहीं, परशुराम से तुरखम, तो ये हो गया। फिर आता है किरणों की खोज, फिर ये देवताओं के अंचल में, फिर आता है लास्ट में मौत की घाटी। अच्छा नहीं, लास्ट तो ये एलूरा सबसे लास्ट में आता है। इस हिसाब से आंसर होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, असर कथन 1, जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्र भाषा होती है। ठीक है, बात तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा का स्टेटमेंट देखें क्या, किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह भाषा राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। एकदम सही बात बोल रहा है। इस हिसाब से दोनों ही कथन सही हैं, और यही इसका आंसर भी है। पहला और दूसरे कथन के हिसाब से आंसर चुनना है हमें। देखो, पहला कथन है, साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना लाक्षणिक वैचित्र्य वाले गीत दोनों रखे हैं। सही बात है। प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण और के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। एकदम सही बात है।
दोनों ही सही हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। 86 देखते हैं। इलियड की दृष्टि से परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है, उसे दान या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसमें उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। सही बात है। परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है, वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही उचित है। एकदम सही बात है, दोनों ही सत्य हैं, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप से प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। बात तो सही है। दूसरा, सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्माण करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे। बिल्कुल गलत बात भैया, आज तक प्रेस मालिक की बातों को मानना पड़ता है राइटर्स को। प्रेस मालिक इतने BDAS मूवी देखी थी, शाहरुख खान के लड़के वाली जो बनाई थी, देखी हो तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा कि इसी कैसे कॉन्ट्रैक्ट में फंसाते हैं राइटर्स में। खैर छोड़ो ना, ये देखते हैं। प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे, परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। अच्छा जी, प्रेमचंद्र जी विवाह को बनाए रखना चाहते थे। वैसे बात तो सही है, तो चाहते भी थे। रीजन क्या है? गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत हैं। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है, परंतु वे इसे बनाए रखना चाहते हैं। एकदम सही, क्योंकि उनकी खुद की जिंदगी ऐसी थी। प्रेमचंद्र जी के जो जीवन में था, आप अगर उपन्यासों को पढ़ो, प्रेम मंजूषा पढ़ लो और उसके बाद प्रेमचंद जी के जीवन पढ़ो, गारंटी दे रहा हूँ आप एक एक कैरेक्टर लिंक कर पाओगे कि ये कहाँ से, किस फेज से प्रेमचंद जी के जुड़ता है। सिंदूर की होली रिपीटेड PYQ है। नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियों तथा जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है, एकदम डुबकी लगवा देती है। सही बात है। सिंदूर की होली अद्भुत, गहन, गंभीर, सामान्य से परे नाटक है तथा इसके पात्र अत्यंत सहज और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृत भूमि पर विचरते नजर आते हैं। ये बात सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ए इसका आंसर है और यह डिटेल आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2। उन चिट्ठों में 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 मिंटो के नाम पे। एकदम सही बात है। खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को तथा एक सर सैयद खां अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा था। एकदम सही बात है, ये भी दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ए इसका आंसर है। ये रहा, देखो लंबा डिटेल आंसर देख लो। चलो, अरे अब तो 91 से 95 तक का पैसेज है। चलो पैसेज पढ़ो आप लोग। ठीक, आई होप पढ़ लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। उपर्युक्त अनुच्छेद को केंद्रीय विषय है। कला के सामाजिक प्रभाव, बिल्कुल नहीं। कला की स्वायत्तता, नहीं। कला और जीवन, यस। कला की रचना प्रक्रिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है सी, यस, यही है, कला और जीवन। 92 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार कलाकार के लिए जरूरी नहीं है। क्या नहीं है? जिंदगी में दिलचस्पी रखना। अरे भैया पगला जाएगा वो। दूसरा है जिंदगी को वैज्ञानिक आधार पर समझना। अरे पक, ऐसा कुछ नहीं है। सामाजिक क्रांति करना, यस, ये काम नहीं है। अरे पक, जिंदगी में दिलचस्पी रखना, ये तो बात तो सही है। ये भी बात सही है। यही एक गलत है, कला भावना, और ये भी सही है। तो यही जो गलत है, यही इसका आंसर है, 92 का सी। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि ईमानदार कलाकार के शत्रु कौन है? दल, साधना, दायरा, संघर्ष, साधना, दायरा, या व्यक्ति, संघर्ष, समर्पण, या परिस्थितियां, व्यक्ति, दल। ये तो बहुत सिंपल है। परिस्थितियां, दल और व्यक्ति, ये 3 चीज़ें लेखक के ऊपर दबाव डालते हैं। 94 क्वेश्चन नंबर। कला चेतना जागृत कर जीवन की सच्चाई और सौंदर्य को सजीव रूप देना
क्या कहलाएगा? लीला, साधना, आनंद, अनुभूति। ये कहलाएगी साधना। यह है सी। 95 उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार आधार पर बताइए कि आज का युग किस प्रकार का है? संघर्ष का, क्रांति का, दलगत राजनीति का या उन्मुख जीवन शैली का है? देखो ये क्रांति का है। पैसेज के अनुसार क्रांति इतनी सारी हो रही, देख रहे हो भाई देश में कितनी क्रांति हो रही। चलो क्वेश्चन नंबर 96 से 100 क्वेश्चन देखते हैं। ये उसका पैसेज है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आई होप पढ़ लिया होगा। चलो बाकी का जो बचा हुआ पैसेज है वो पढ़ लो। आई होप पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 96 पर देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन की सीमा क्या थी? भक्ति आंदोलन की सीमा क्या थी? वह मनुष्य की पीड़ाओं का नया समाधान न दे सकता। एकदम सही बात है, उसकी सीमा है ये कि वो समाधान नहीं दे सके थे। वह सीमांत उत्पीड़न का विरोध करते थे, विरोधी था बट सीमा नहीं थी उसकी। ये भी गलत, ये भी पहले ही आंसर मिल गया तो फिर आगे क्या ही पढ़ना। खैर फिर भी पढ़ देते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे। वह आम जनता को धर्म गुरुओं के विरुद्ध भड़काता था। बिल्कुल गलत। वह सामाजिक भेदभावों पर चुप्पी उड़े हुए। अरे बिल्कुल नहीं, सामाजिक भेदभावों पर ही तो क्वेश्चन उठा रहे थे। 97 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन ने भाषाओं के प्रति क्या नीति रखी? ए, जनता की भाषाओं को हेय बनाया, हेय माना। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा मान लेते तो जनता भगा देती। अभिजन भाषाओं में साहित्य रचना को प्रोत्साहित किया। बिल्कुल नहीं, अभिजन लोग जुड़े ही नहीं थे। राष्ट्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया। यस। संस्कृत का महिमा मंडन किया। अरे बिल्कुल नहीं, इसी का तो विद्रोह था इन सब का, तो इसको क्यों ही महिमा मंडन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन की जाति व्यवस्था को लेकर क्या नीति थी? भक्ति आंदोलन जो है वो जाति व्यवस्था को ईश्वरजन्य मानता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति आंदोलन जाति व्यवस्था का विरोध करता था। एकदम यही है, 100%। भक्ति आंदोलन मानता था कि ऊंची जातियों के लोग ईश्वर के प्रिय होते हैं। बिल्कुल नहीं। भक्ति आंदोलन मानता था कि भक्ति को जाति जैसे प्रश्नों पर विचार नहीं करना चाहिए। एकदम गलत। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन का केंद्रीय विश्वास है मनुष्य की सत्ता सर्वश्रेष्ठ है। यस, मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ है। जनता का धार्मिक विचारों के आधार पर विभाजन करना चाहिए। गलत बात। सामाजिक भेद भक्ति से दूर नहीं किए जा सकते। ये भी गलत है। मनुष्य से ईश्वर का संबंध तभी हो सकता है जबकि वह मनुष्य सामाजिक से श्रेष्ठ हो। गलत। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो ऑफ एंड ऑल्सो ऑफ द पेपर। अरे हम अंग्रेजी कहाँ बोल, हिंदी में बोलना था हमको। चलिए सॉरी फॉर, हम बार बार अंग्रेजी में बहुत सारे लाइनें बोल जा रहे हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन जन आंदोलन बन सका क्योंकि जनता अपनी मांगों के लिए आंदोलनरत थी। ठीक है। जनता केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध संघर्षरत थी। जनता खुद को सर्वश्रेष्ठ मानती थी। अरे बिल्कुल नहीं। जनता का बड़ा भाग विशेष रूप से छोटे व्यापारी, शिल्पी और किसान किसी न किसी रूप से भक्ति से संबंधित थे। यस, यही बात है। और इसी के साथ इसका आंसर डी है। और इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया समाप्त। चलिए, आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक बनता ही है, लाइक कर दीजिए। और अपने 1 या 2 फ्रेंड को कम से कम शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।